ओके, ये मैं आपको बता रही थी कि जो एलसीडी जो इटसेल्फ जो डिवाइस है, उसकी अगर आप बैक पे देखेंगे तो आपको मे बी एक या दो वाइट कलर के या ब्लैक कलर के सर्कल्स नज़र आएंगे। सर्कल से मुराद वो सर्कल ड्रॉ नहीं हुए होते, एक्चुअली वो एक पेस्ट वाइट कलर का या ब्लैक कलर का पेस्ट लगा होता है। वो उस पेस्ट के नीचे माइक्रो कंट्रोलर्स लगे होते हैं। वो माइक्रो कंट्रोलर या तो HD44 580 हो सकता है, ये HD44 780 हो सकता है। अब आपके पास जो एलसीडीज हैं वो जो हम नॉर्मली लैब पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस जो करूँगी मैं, कि जो जनरली मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो 1 लाइन भी होती हैं, 2 लाइन भी होती हैं और 4 लाइन भी होती हैं। और जो इनमें कोई जो भी आप एलसीडी ले रहे हैं उसमें जो एक कंट्रोलर लगा हुआ है वो जनरली 80 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है आप 80 डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो उस एलसीडी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब 80 डिफरेंट कैरेक्टर्स डिस्प्ले करने का की कैपेसिटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप एक लाइन में 80 कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर देंगे या 2 लाइन्स में 80 कैरेक्टर डिस्प्ले कर देंगे। रादर जो जैसा अगर आपको शायद ये नज़र आ रहा हो, एक्सप्लेनेशन के नीचे एलसीडी की एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो एलसीडी की डिस्क्रिप्शन का मतलब है, एक मिनट में भी कंटिन्यू करती हूँ ज़रा।
जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं आपको ये बता रही थी कि जो एलसीडी होती है उसमें जो स्क्रीन, जो आपको विजिबल स्क्रीन नज़र आ रही होती है, उसकी एक लिमिट होती है। वो लिमिट जो है एलसीडी के नाम से आपको पता चल सकती है। लाइक जिस तरह हमारे पास जो एलसीडी ट्रेनर पे लगी हुई है उसको हम कहते हैं 16x2 एलसीडी, 16x2 एलसीडी। 16 का मतलब है कि पर लाइन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो एक टाइम में डिस्प्ले हो सकते हैं उसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस। हमारे पास चूँकि जो एलसीडी एमडीए ट्रेनर पे लगी हुई है उसको 16x2 एलसीडी कहते हैं। इसका मतलब है कि जो एलसीडी होगी उसमें 2 लाइंस में डाटा डिस्प्ले हो सकेगा और हर लाइन में 16 कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो सकते हैं। ऑल्दो बैक एंड पे जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है वो 80 कैरेक्टर्स को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आउट ऑफ दीज 80 कैरेक्टर्स हर लाइन में 16 + 16 कैरेक्टर्स ही डिस्प्ले हो सकते हैं। बाकी कैरेक्टर जो हैं वो मेमोरी में सेव रहेंगे। और अब जो चीज़ डिफरेंट है जी मैम 16x2 मतलब एट अ टाइम 32 कैरेक्टर्स डिस्प्ले होंगे, इसका मतलब ये होगा एलसीडी में? हाँ जी, एक टाइम 32 कैरेक्टर डिस्प्ले हो सकते हैं। कुछ आप एलसीडी अब मार्केट में परचेज करने जाएं तो वो 20x2 की भी होती हैं। 20x2 का मतलब है कि 40 कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो सकते हैं। और कुछ एलसीडीज ऐसी भी अवेलेबल हैं जिनको हम 20x4 कहते हैं, यानी कि उसमें एक लाइन में 20 कैरेक्टर्स और 4 लाइंस में डिस्प्ले आता है, तो 80 कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो सकते हैं। जैसे जैसे आप कह लें कि एडवांस वर्जन या एडवांस एलसीडीज पे आप जाते हैं तो उसमें उतने ज़्यादा कैरेक्टर्स डिस्प्ले करने की और डिस्प्ले भी आप कह लें कि बहुत अच्छा क्रिएट करने की ऑप्शन होती है। ठीक है, ये जो हम फिलहाल एलसीडी जो लैब में यूज़ करेंगे ये लाइक काफ़ी पुराना वर्जन है। ये ट्रेनर चूँकि बहुत पुराना है इसलिए हमारे पास जो एलसीडी लगी हुई है उसकी ये कैपेसिटी है। अच्छा, अब जो ईच एंड एवरी करेक्टर होगा वो पिक्सल बेस्ड होता है। आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट है पिक्सल क्या चीज़ होती है। एम आई राइट? आप लोगों को पता है पिक्सल्स क्या होते हैं? यस मैम। लाइक मोबाइल की जो रेजोल्यूशन है, मोबाइल स्क्रीन की रेजोल्यूशन है, कंप्यूटर स्क्रीन की रेजोल्यूशन है, या कैमराज जो हैं उसकी रेजोल्यूशन, जो आपके मोबाइल के कैमराज हैं उनकी रेजोल्यूशन जब आप डिफाइन करते हैं तो आप मेगाज में पिक्सल डिफाइन कर रहे होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपके पास ये जो लिमिटेड एक एरिया है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एरिया जो एक टाइम में कैप्चर हो सकता है, उसको कितने डॉट्स के थ्रू ड्रॉ किया जाएगा, कितने डॉट से एल्यूमिनेट किया जाएगा। तो सेम एलसीडी में भी यही काम किया जाता है कि एक कैरेक्टर जो है वो एक स्पेसिफिक डॉट अरे होती है उससे जनरेट किया जाता है। तो जो जो एलसीडी हमारे पास लगी हुई है ट्रेनर पे, उस पे जो एक कैरेक्टर है वो 5x7 डॉट्स के एक अरे के ऊपर जनरेट किया जाएगा। यानी कि हॉरिजॉन्टली आपके पास 5 डॉट्स होंगे और वर्टिकली 7 डॉट्स होंगे, उसका मिलके एक वो रेक्टेंगुलर एरिया बनता है और उस रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर कोई भी एक कैरेक्टर जनरेट किया जाता है। सो ये 2 लाइंस जो हैं ये आपके लिए ज़रूरी होती हैं किसी भी एलसीडी की को डिफ़ाइन या उसकी डिस्क्रिप्शन बताने के लिए कि आपके पास एलसीडी जो है वो कैरेक्टर और लाइन वाइज क्या मॉड्यूल है और उसमें जो डॉट्स हैं, ये जो एक कैरेक्टर है वो किस डॉट पैटर्न पे या पिक्सल के पैटर्न पे डिस्प्ले किया जाता है। मैम जी जनाब। मैम एक कैरेक्टर 35 पिक्सल्स कवर कर लेगा फिर? बेटे आपके पास 35 पिक्सल्स की ऑप्शन है, उनमें से आप जैसे मर्जी कैरेक्टर ड्रॉ कर लें। ठीक है, लाइक आप ये देखते हैं ना कि आप लाइक जिस तरह हैंड राइटिंग है आपकी, आप एक कैरेक्टर को या आप फॉर एग्जांपल जो है क्या कहना चाहिए, कोई भी एक लेटर लिखते हैं या 1 लिखते हैं, आप उसको हो सकता है स्ट्रेट लाइन लिखते हो, कोई एक दूसरा स्टूडेंट है वो उसको स्ट्रेट लाइन ना लिखता और अदर ये जिस तरह ये कंप्यूटर में ये यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से लिखा जाता हो। तो ये एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो आपके पास 35 डॉट्स की वो अरे अवेलेबल है, 2 डायमेंशनल अरे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एक वो रेक्टेंगल बनता है, उसके उस रेक्टेंगल को यूज़ करके कहीं भी कैरेक्टर डिस्प्ले किया मतलब जनरेट किया जा सकता है।
ओके। एज फार एज आप लोगों का कंसर्न है या एज प्रोग्रामर आपका कंसर्न है या एज यूज़र आपका कंसर्न है, ये वाली सिर्फ डिस्क्रिप्शन एलसीडी की इंफॉर्मेशन है, इसका आपकी प्रोग्रामिंग से ताल्लुक़ नहीं है। प्रोग्रामिंग से ताल्लुक़ इसलिए नहीं है कि जनरली हम क्या करेंगे, हम जो कोड लिखेंगे, जो करैक्टर हम डिस्प्ले करना चाहेंगे, हम सिर्फ सम हाउ उसका एड्रेस बताएंगे या उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू बताएंगे। वो ड्रॉ कैसे करना है कैसे नहीं करना, ये जो एलसीडी का अपना माइक्रो कंट्रोलर है, ये वो कंट्रोल कर रहा होता है जनरली। कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक कैरेक्टर, जैसा मैं अभी आपको एक डिजिट 1 की एग्जांपल दे रही थी कि डिजिट 1 स्ट्रेट लाइन में लिखना है, या जिस तरह ये टाइपिंग में हम टाइप करते हैं इस तरह लिखना है, ये आपने नहीं डिफाइन करना, ये जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है ये वो डिफाइन करेगा। उसके पास ऑलरेडी ये सारी डाटा स्टोर्ड है, वो उधर से खुद ही आपकी कमांड के अकॉर्डिंग डाटा डिस्प्ले कर देगा। स्टूडेंट बैठाए थे किधर गए, दरखास्त उनकी होगी आपके पास? ओके। पता नहीं मैं आपको क्या बता रही थी। हाँ, जो करेक्टर्स हैं वो एलसीडी के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर लगा होगा वो खुद से जनरेट करेगा। जस्ट वो आपसे कमांड लेगा या आपसे वो डाटा लेगा जो करेक्टर उसने डिस्प्ले करना है, और जो भी आप करेक्टर कहेंगे उसको डिस्प्ले करने का, वो उसको खुद से जो उसने अपने पास स्टोर्ड पैटर्न बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर देगा। लाइक अगर मैं आपको दिखा सकूँ, लाइक दिस वन, ये एक टेबल है जो मैनुअल में, इस ट्रेनर के मैनुअल में गिवन है कि यहाँ पर जो एलसीडी लगी हुई है उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर है वो किस तरह कोई करेक्टर डिस्प्ले कराता है। लाइक जो डिजिट 0 है वो ये डिजिट 0 डिस्प्ले हुआ है, ये डिजिट 0 है कि ये 0 लिखता है तो वो 0 को स्क्वायर में डिफाइन करके उसके बीच में एक डायगोनल लाइन भी क्रिएट करता है, इस तरह ये 0 डिस्प्ले करेगा। देन 1 कैसे डिस्प्ले होता है, 2 कैसे डिस्प्ले होता है, 3 4 5 6, ये वो 5x7 वाली अरे थी जिसके अंदर उसने करेक्टर खुद से बनाए हुए। हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट उसको बताना है कि ये वाला करेक्टर डिस्प्ले करो, वो खुद ही अपनी मेमोरी से वो करेक्टर उठाएगा या उसका एड्रेस उठाएगा और स्क्रीन पे जाके उसका पैटर्न खुद से डिस्प्ले करा देगा। हमने पैटर्न्स जो हैं वो डिफाइन नहीं करने जनरली। ओके, नेक्स्ट जो एलसीडीज़ हैं वो जनरली आती हैं या तो वो 14 पिन डिवाइस होती हैं, यानी कि उसमें कनेक्शन के लिए 14 पिन्स होती हैं, या 16 पिन्स होती हैं। ठीक है, 14 पिन भी हो सकती हैं, 16 पिन भी हो सकती हैं। 16 पिन्स उन केस में होती है जिनमें 2 माइक्रो कंट्रोलर लगे हुए होते हैं। 2 माइक्रो कंट्रोलर जिन एलसीडीज़ में लगे होंगे वो जनरली जो है ना 4 लाइन डिवाइस होती हैं, यानी कि 4 लाइन एलसीडीज़ होती हैं, उसमें हर 2 लाइन के लिए एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर अलग लगा होता है, यानी कि 4 लाइन्स हैं तो 2 माइक्रो कंट्रोलर लगे होंगे।
और इनकी जो पिन्स हैं 1 to 14 वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको टेबल नज़र आ रहा होगा। पिन नंबर 1 जो है वो ग्राउंड का कनेक्शन होता है। पिन नंबर 2 जो है पावर सप्लाई का +5 का कनेक्शन होता है। एलसीडी हमेशा +5 वोल्ट पे वर्क करती है, ठीक है। इससे ज़्यादा वोल्टेज हम इसको नहीं देते, और अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज हो तो उससे पहले रेगुलेटर लगा के फिर आप एलसीडी के साथ कनेक्ट करते हैं। देन पिन नंबर 3 जो है दिस इज़ कॉल्ड VEE और कंट्रास्ट एडजस्ट। कंट्रास्ट एडजस्ट का मतलब ये होता है कि आपको बैकग्राउंड और जो विजिबल कलर है करेक्टर का उसमें कितना डिफरेंस चाहिए ताकि आपको करेक्टर वाज़े नज़र आए। ये वैसे ही है जैसे कि आप लाइक टीवी स्क्रीन्स पे या मोबाइल्स पे आप कंट्रास्ट या लाइट एडजस्ट करते हैं विजिबिलिटी के लिए। सो ये कंट्रास्ट एडजस्ट की पिन है, इसके ऊपर हम छोटा सा एक सर्किट लगाते हैं जिससे हम कंट्रास्ट एडजस्ट एक्चुअली परफॉर्म कर सकते हैं। देन पिन नंबर 4 पे जो सिग्नल है उसको RS सिग्नल कहा जाता है। RS सिग्नल मीन्स रजिस्टर सेलेक्ट। रजिस्टर सेलेक्ट का काम है जो माइक्रो कंट्रोलर एलसीडी के अंदर जो रजिस्टर्स हैं उनमें से सिलेक्शन करना। देन पिन नंबर 5 इज़ रीड राइट सिग्नल। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि एलसीडी ऑल्दो है तो एक आउटपुट डिवाइस, यानी कि आप उस पर डाटा डिस्प्ले करा सकते हैं, लेकिन एलसीडीज़ में ये ऑप्शन भी होती है कि अगर कोई डाटा आपके पास एलसीडी में ऑलरेडी स्टोर्ड है तो आप उसको रीड कर लें, ठीक है, रीड कर लें। यानी कि एलसीडी फॉर एग्जांपल आपने कोई डाटा प्रोग्राम लिखा था एलसीडी पे और आपने वो एलसीडी सर्किट से उतार दी। अब आपको कोड याद नहीं है या डाटा या सीक्वेंस याद नहीं है कि आपने क्या कोड लिखा था, लेकिन आप फॉर सम रीज़न आपको वो चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एलसीडी को कनेक्ट करके प्रॉपरली उसको रीड अनेबल करके उसका जो डाटा है वो एलसीडी की जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर या जो मेमोरी के अंदर जो डाटा है उसको रीड कर लेते हैं। इनके जो प्रोग्राम हमने एलसीडी को दिया होता है वो हम वापस रीड कर सकते हैं। देन पिन नंबर 6 इज़ अनेबल पिन। अनेबल सिग्नल इज़ जस्ट लाइक चिप सेलेक्ट सिग्नल, कि ये अलाउ करती है कम्युनिकेशन बिटवीन एलसीडी एंड अदर डिवाइसेस। देन डाटा बस जो है एलसीडी की वो D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 ये एलसीडी की डाटा बस है। 8 बिट का डाटा जनरली एलसीडी रिसीव करती है और 8 पिन्स के थ्रू पैरेलल रिसीव करती है। ये एलसीडी का पिन कनेक्शंस हैं अगर 14 पिन है, ठीक है। अच्छा, एक जनरल चीज़ जो कि शायद इसमें तो फ़िलहाल नहीं बनी हुई इस पिक्चर में, लेकिन जनरली होता ही है कि जब हम जाते हैं ना लैब में जब एलसीडी देखते हैं तो वहाँ 14 पिन्स नहीं होती, रादर उधर जो एलसीडी है उसमें 16 पिन्स आपको नज़र आएंगी। 16 पिन्स जो हैं उनमें 14 पिन्स तो यही वाली होती हैं जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दी हैं, लेकिन जो पिन नंबर 15 और पिन नंबर 16 जो है ना वो उनका स्पेसिफिक पर्पस होता है, जिसमें जर्नल उसको ये कह सकते हैं कि आप एलसीडी की को चेक करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं कि क्या एलसीडी प्रॉपर फंक्शन कर सकती है या नहीं। उसको बैक लाइट चेक भी कहा जाता है। और पिन नंबर 15 और पिन नंबर 16 जो होंगी उसके ऊपर लिखा होगा एनोड ए एंड के, एनोड एंड कैथोड, यानी कि जो एलसीडी है उसके बैक पे एक अदद एलईडी लगी होती है, जो कि अगर आप इन दो पिन्स पे सिग्नल देंगे तो सिर्फ एक साइड ऑफ द स्क्रीन पे एक एलईडी जो है वो ब्लिंक करेगी या ऑन हो जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ जी ये एलसीडी वर्क कर सकती है प्रॉपरली, ठीक है। जो जनरली होगा उसमें 16 पिन हमें नज़र आएंगी। और अगर वो जो दूसरी ऑप्शन थी कि आपके पास एलसीडी ऐसी है जिसमें 2 कंट्रोलर्स हैं, तो उसमें टोटल आप कह सकते हैं 18 पिन्स होते हैं, जिसमें से 16 वो हैं जो उसकी वर्किंग के लिए यूज़ होती हैं। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि पहले जो 14 पिन था उसमें जो डाटा बस थी वो एंड की 8 पिन्स थी उस पर थी, लेकिन जो 2 कंट्रोलर एलसीडी होती है उसमें डाटा बस जो है एक तो इन्वर्ट होती है और दूसरा वो स्टार्ट वाली पिन्स पे पिन नंबर 1 से ही डाटा बस शुरू हो जाती है। पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 8 तक डाटा बस है। देन पिन नंबर 9 पे अनेबल 1 है, अनेबल 1 फॉर रो 1, 0 एंड 1। अब मैंने आपको ये बताया था कि 2 कंट्रोलर नॉर्मली उस वाली डिवाइस में लगेंगे जहाँ पर 4 लाइन डिस्प्ले होगा, तो हर 2 लाइन्स के लिए डिफरेंट कंट्रोलर है।
सो इसलिए दो जो एक्स्ट्रा पिन्स ऐड होती हैं उनका मकसद दो अनेबल सिग्नल और दो रीड राइट सिग्नल क्रिएट करना, सॉरी दो अनेबल सिग्नल क्रिएट करना है, नॉट रीड राइट, सॉरी, सिर्फ अनेबल सिग्नल डिफरेंट क्रिएट करना होता है जिनका काम रोज़ को अलग-अलग कंट्रोल करना होता है। बाकी जो हैं सारी की सारी पिन जो हैं वो सेम होती हैं। सिर्फ एक अनेबल 1 और अनेबल 2 ये दो डिफरेंट सिग्नल्स आ जाते हैं। पिन नंबर 16 नॉट कनेक्टेड रहेगी कि ना, वो जस्ट सिमेट्रिकली क्रिएट की जाती, बनाई जाती है ताकि आपको एक जैसी सिमेट्री नज़र आए। नेक्स्ट, अब हमारे जो LCD है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ जिसका कंसर्न हमसे है उसको कहा जाता है DD रैम, डिस्प्ले डाटा रैम। डिस्प्ले डाटा रैम, रैम का मतलब है वो डाटा जो यूज़र भेज रहा है, एज प्रोग्रामर हम सेंड कर रहे हैं इसको, और डिस्प्ले डाटा से मुराद है हमेशा इस पार्ट ऑफ मेमोरी में वो डाटा होगा जो कि हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना होगा। हमने जिस सीक्वेंस में स्क्रीन पे डाटा भेजना है वो डाटा हम DD रैम में, यानी कि हम कोड ऐसे लिखेंगे कि वो डाटा बाय डिफ़ॉल्ट DD रैम में जाके स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है जो आपको मैंने टेबल दिखाया था, ये टेबल चलें इधर भी अवेलेबल है। ये टेबल कहाँ बना हुआ होता है, जिसमें ये पिक्सल वाली डेफिनेशन है, ये पिक्सल वाला जो टेबल है ये बना होता है CG रोम में, करैक्टर जनरेटर रोम में। करैक्टर जनरेटर रोम है तो ये प्रोग्रामेबल नहीं है, यानी कि आप इसको प्रोग्राम नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। ऑलरेडी प्रोग्राम में ये होता है कि ये टेबल जो है जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये ऑलरेडी माइक्रो उस LCD के अंदर स्टोर होगा। और इस करैक्टर जनरेटर रोम का मकसद क्या है, इस करैक्टर जनरेटर रोम का मकसद ये है कि जो आपने DD रैम में जो डाटा भेजा है, यानी कि जो आप करैक्टर डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसको वहाँ से पिक करें कि आपने, यानी कि उसको वहाँ से अंडरस्टैंड करें कि आपने कौन सा करैक्टर भेजा है, उस करैक्टर के एड्रेस पे जाए। लाइक मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने डिजिट 0 से लेकर 9 तक ये 10 जो डिजिट हैं ये डिस्प्ले कराने हैं सीक्वेंस में 0 1 2 3 में, तो मैं जो कोड लिखूँगी उसमें मैं ये आपको साइड पे अगर आपको नज़र आ रही है, जिस तरह आस्की टेबल होता है, ये उसके एड्रेसेस हैं या आस्की वैल्यूज़ हैं आप कह लें, ये मैं भेजूँगी। ये वाली वैल्यूज़ लाइक ये है जी 30, ये वैल्यू 30 है फॉर डिजिट 0। 30 की वैल्यू मैं DD रैम में स्टोर कराऊंगी। तो जब कोड रन होना शुरू होगा तो सबसे पहले जो LCD है वो DD रैम की पहली लाइन रीड करेगी, उसमें वो वैल्यू पड़ेगी जी 30, हेक्साडेसिमल का 30 लिखा हुआ है, तो वो 30 लोकेशन CG रोम की 30 लोकेशन पे जाएगी। वहाँ से ये जो करैक्टर बना हुआ है इसको पिक करके इसको स्क्रीन पे उस हिसाब से पिक्सल्स को डिस्प्ले कर देगी या डॉट्स को ऑन कर देगी, तो उससे हमें करैक्टर डिस्प्ले हुआ हुआ नज़र आएगा। 30 कहाँ लिखा हुआ है? बेटे ये टॉप वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली। मैम थोड़ा जूम कर दे, ये कम समझ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा चलें मैं जूम कर देती हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है 0011 यस मैम। 0011, दिस इज हेक्साडेसिमल 3, ठीक है। यस मैम। और ये लिखा हुआ है डोंट केयर 4 डोंट केयर के बाद लिखा हुआ है 0000। ये लेफ्ट साइड पे मैं अब रीड करें ये वाला कॉलम। तो जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी मैं हेक्साडेसिमल में लिखूंगी तो ये 3 बनता है और ये 0 है, तो 30 लोकेशन ये बनती है। और इस पे ये जो पिक्सल्स के थ्रू जो करैक्टर बनाया गया ये डिजिट 0 है। इसी तरह 3 यही वाली लोकेशन, इसकी नेक्स्ट लोकेशन ये 1 वाली मैं रीड करती हूँ। इधर करैक्टर 1 लिखा हुआ है, इधर करैक्टर 2 है, 3 है, 4 है। ये वैसा ही है जैसा कि हमने शुरू की किसी लैब में मैंने आपको आस्की टेबल का रेफरेंस दिया था कि आस्की टेबल होता है, उसमें आपके पास आस्की वैल्यूज़ लिखी होती हैं किसी भी इनपुट की के अगेंस्ट। सेम यहाँ पर भी वही काम किया गया है कि जो आस्की टेबल है उसी के अकॉर्डिंग CG रोम में टेबुलर यानी कि टेबल क्रिएट किया गया है ताकि आपको आस्की, अगर आपने आस्की वैल्यूज़ याद की हुई हैं तो आपको डिफ़िकल्टी ना हो किसी भी
डाटा को एक्सेस करने की। ओके ओके मैम, थैंक एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैम कभी जो हम कभी बटन प्रेस करते हैं तो वहाँ पे ASCII कोड जनरेट होता है मैम? जी बिल्कुल बेटे, ASCII कोड जनरेट होता है हेक्साडेसिमल का। ये वाली यही जो 3 लाइक आपने डिजिट ज़ीरो की प्रेस की है तो उसके अगेंस्ट जो आपके सिस्टम है, जो आपका लैपटॉप है, जो आपका मोबाइल है, उसके अंदर जो डाटा जाएगा वो 0011 और फिर 0000 ये डाटा जाता है। ठीक है ना, बाइनरी में कह लें उसको, हेक्साडेसिमल में लिख लें या जिस मर्जी में लिख लें, जैसे मर्जी। ठीक है ना, ये जो बाइनरी सीक्वेंस मैंने अभी रीड किया ना 0011 एंड देन 0000, यही सीक्वेंस जाता है, चाहे आपके पास मोबाइल हो, चाहे आपके पास कोई भी गैजेट हो, सब में ASCII वैल्यूज़ या जो उसका करैक्टर की का जो एड्रेस कह लें वो, या करैक्टर की जो ट्रांसलेशन है वो सेम रखी जाती है। ठीक है, फॉर योर ईज। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है अब इसमें? सबसे पहली होगी डी रैम। डी रैम में हम जब कोड लिखेंगे तो वो वाला डाटा स्टोर हुआ करेगा जो कि हमने स्क्रीन पे भेजना है। वो सारा सीक्वेंस जो है वो डी रैम में स्टोर हो जाएगा। सी रोम ने सिर्फ और सिर्फ डी रैम के साथ कम्युनिकेट करके स्क्रीन पे कोई जो डिस्प्ले कराना है पिक्सल्स, उसकी ट्रांसलेशन देनी है। ठीक है, इसका यूज़र से ये एज प्रोग्रामर आपसे कोई कंसर्न नहीं है। अब ये दो डिफरेंट टेबल्स बने हुए हैं, इधर आपको शायद नज़र आए। एक ये टेबल है जिसमें ये LCD का कोड मैप है फॉर 5x10 डॉट्स। ठीक है, ये जो अब ये टेबल अगर आपको नज़र आए, ये काफ़ी फिल्ड टेबल है। इसमें बहुत सारे करैक्टर्स ऑलरेडी ऐड हैं जो मैंने पहले आपको कोड अभी दिखाया था। ये वाला टेबल, इसमें अगर आपको नज़र आए तो कुछ कॉलम्स खाली हैं, ब्लैंक हैं। ओके, ये इनका डिफरेंस सिर्फ यही है कि आपके पास जो ट्रांसलेशन है किसी भी एक करैक्टर की, किसी भी एक हेक्साडेसिमल वैल्यू की, या किसी भी एक एड्रेस की जो ट्रांसलेशन है उसके अगेंस्ट, लाइक ये जो पहला वाला ये जो ओपन आपको नज़र आ रहा है टेबल, इसमें फ्यूअर करैक्टर्स हैं, कम करैक्टर्स हैं। जो दूसरा टेबल मैं आपको दिखा रही थी लाइक ये वाला जो है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स डिफाइंड हैं। ठीक है, जो स्पेशल करैक्टर्स जो आप लोग टाइप करते हैं वो वाले करैक्टर्स भी ऑलरेडी इसमें डिफाइंड हैं। लेकिन स्टिल जो एक चीज़ कॉमन है वो एक्सट्रीम कह लेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली, नहीं एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं, रादर ये वाली रो, ये वाला कॉलम है जिसके ऊपर टॉप पे 0000 लिखा हुआ है। आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है? इधर ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और ये जो दूसरा टेबल है इसमें भी यहाँ पर ये वाला कॉलम जो है ना ये फ्री है। ठीक है, ये तीसरा मेमोरी पोर्शन है जो कि LCD के साथ एसोसिएट होता है। इसको कहा जाता है, इस पोर्शन के लिए एक्चुअली जो चीज़ डिफाइन करनी है उसको हम कहते हैं CG रैम। CG रैम, करैक्टर जनरेटर रैम। मैम एक बात समझिए, अगर हम लोग 30 लेते हैं जैसे, तो वो ऊपर वाले के उसके तो कोई और है 30 में स्टोर, और इसमें कोई और वैल्यू स्टोर होगी? नहीं नहीं बेटे, दोनों में सेम है 30। अगर आप 30 की बात कर रही हैं, दिस इज 0 1 2 3, ये 3 और ये 0, 30 सेम है। करैक्टर 0 आप किसी भी टेबल में देखेंगे, ASCII वैल्यू देखेंगे तो 30 जो है वो डिजिट 0 की ही वैल्यू है। मैम बस ऊपर वाले टेबल में जो फिल नहीं है वो इसमें भी फिल है, बाकी वो वाला और ये वाला सेम हाँ होगा? जी, हाँ जी, बाकी सारा सेम है। इसमें एडिशनल ये देखें ना आपने, लाइक आपको ये नज़र आ रहा है, ये पाई लिखा हुआ है, और सॉरी दिस इज P स्मॉल p, दिस इज अल्फा। और ये आपके पास ये जो ये पाई का सिंबल है, ये इसको क्या कहते हैं, लाइक डिफरेंट जो आपके साइंस हम यूज़ करते हैं वो इसमें डिफाइंड है ऑलरेडी। ठीक है मैम। ठीक है, उसमें ये चीज़ डिफाइंड नहीं है। वही बात है कि जो पुरानी LCDs थी
जिनमें नंबर ऑफ पिक्सल्स लिमिटेड थे, तो उसमें जो है ये इतने ज़्यादा करेक्टर डिफाइन नहीं थे। अब जैसे जैसे LCD एडवांस होती जा रही हैं तो इन्होंने कैरेक्टर ऑलरेडी डिफाइन करके उसकी CG रोम में स्टोर करवा दिया आपकी ईज़ के लिए, ताकि जो आपने कैरेक्टर डिस्प्ले कराना है आप जस्ट CG रोम से उसका एड्रेस देख के वो DD रैम में भेजें और उधर से वो कैरेक्टर खुद ही डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, मैम जो ऊपर वाला जो टेबल था उसमें राइट साइड पे कुछ कैरेक्टर्स थे, वो दिखा दें जरा। ये लें। ये कौन से कैरेक्टर्स हैं मैम जो यहाँ पे लिखे हुए हैं? बेटे अब सारे कैरेक्टर्स के नाम तो मुझे नहीं आते। लाइक ये ओमेगा है, ये इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है, ये बीटा है, ये एप्सिलॉन है और ये अल्फा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये वो कैरेक्टर्स हैं जो आप अपनी इक्वेशंस में यूज़ करते हैं, इक्वेशंस में लिखते हैं। जो आप LCD यूज़ करेंगे, जो आप LCD डिफाइन करेंगे, उसका आपको इंटरनेट पे आराम से कोड उसका जो ये कोड मैप है ये आपको मिल सकता है आराम से। ठीक है, लेकिन अभी इस लैब में जो हमने लैब यूज़ करनी है उसमें हमें इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है इस कोड मैप से, क्योंकि हमने सिंपलेस्ट लेवल पे ही रहना है। अगर कहीं एडवांस में आपको कोई ऐसा डिस्प्ले आपने क्रिएट करना हो जिसमें आपको एडवांस सिंबल्स चाहिए, तो फिर आपको एग्जैक्टली रीड करना पड़ेगा ये टेबल। अदरवाइज़ आपको जो आस्की ज़ीरो से जो डिजिट की आस्की रेंज है, जो कैपिटल लेटर्स की और स्मॉल लेटर्स की जो आस्की रेंज अगर आपको पता है तो फिर बस उसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, लास्ट जो चीज़ मैंने डिफ़ाइन करनी थी वो मैं आपको बता रही थी, CG रैम क्या चीज़ है? करेक्टर जनरेटर रैम। वो जो मैंने आपको एक लेफ़्ट साइड पे एक कॉलम दिखाया है जो कि खाली है इन दोनों टेबल्स में, वो खाली इसलिए है कि इन केस एज प्रोग्रामर या एज यूज़र आप खुद से कोई नया करेक्टर बनाना चाहते हैं, डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो वो आप बना सकते हैं थ्रू कोडिंग। उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा। वो सिंपल वो कोड नहीं होगा जैसे कि हम आज लैब में यूज़ करेंगे, रादर वो डिफरेंट कोड होगा जिसमें हम बताएंगे कि हम एक करेक्टर डिफाइन करना चाह रहे हैं और उसको किस लोकेशन पे सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो हमें एक कॉलम नज़र आ रहा था उसमें से किसी भी लोकेशन पे आप सेव कर सकते हैं। उसको हम रैम इसीलिए रैम एक्सेसिबल उसको इसीलिए कहते हैं कि वो वाला जो लोकेशन है उस पर आप कोई भी खुद से करेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो ऑलरेडी डिफाइंड कोई भी करेक्टर जो है उसको रीडिफाइन भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप कहते हैं कि जी मुझे जो ज़ीरो लिखा हुआ है इसमें वो ये वाला ज़ीरो पसंद नहीं है, मैं सिंपल कोई ज़ीरो डिफाइन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसके लिए आप कोड लिख के उसको किसी एक लोकेशन पे सेव कर दें और जब आप उस लोकेशन का एड्रेस मेंशन करेंगे तो वहाँ से वो करेक्टर जो है वो पिक कर लिया जाएगा। ये वाली चीज़ करेक्टर जनरेट करने वाली ये आपके सब्जेक्ट का स्कोप नहीं है और मैंने भी इसलिए कभी इसको रीड करने की ज़्यादा डिटेल में कोशिश नहीं की कि इसका कोड कैसे लिखते हैं। बहरहाल से ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अगर आप में से किसी को बहुत शौक हो तो आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं इस सिलसिले में। ओके, ये वो चीज़ हैं, ये 3 मेन मेमोरी पोर्शंस हैं जो कि LCD के अंदर होते हैं। DD रैम, डाटा डिस्प्ले डाटा रैम, फिर CG रोम, करेक्टर जनरेटर रोम, और थर्ड वन इज़ CG रैम, करेक्टर जनरेटर रैम। ये 3 वो पोर्शंस हैं मेमोरी के जो जनरली एनकाउंटर होते हैं, बैक एंड पे चल रहे होते हैं, जिनसे इंटरेक्शन हो रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा जो हमने 8 बिट की जो डाटा बस देखी है, वो डाटा बस जो उसकी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो इन्हीं मेमोरी पोर्शन में से एक टाइप ऑफ एड्रेस है जिसको हम डाटा रजिस्टर कहा जाता है, जिसमें डायरेक्टली डाटा आके स्टोर होता है, और एक और रजिस्टर जिसको इंस्ट्रक्शन या कमांड रजिस्टर कहा जाता है, उसमें हमारी कमांड स्टोर होती है। अब कमांड्स इसमें क्या चीज़ है और डाटा इसमें क्या चीज़ है? आपने LCD डिस्प्लेज देखे होंगे, बल्कि शायद इसका जिक्र मैंने लास्ट टाइम लैब में भी किया था। लाइक कहाँ से आपको मैं रेफरेंस दूँ? चलें, लेट्स सपोज आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में शॉप के बाहर जो शॉपकीपर है उसने अपनी शॉप का नेम LCD पे डिस्प्ले किया हुआ है। उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। डिफरेंट ऑप्शन क्या हो सकती हैं कि आपको
एक स्टिल डिस्प्ले नज़र आ रहा है, पूरा का पूरा जो भी नाम है ABCXYZ जो भी नाम है वो आपको कॉन्स्टेंटली नज़र आ रहा है LCD पे। एक ये ऑप्शन हो सकती है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको शिफ्ट होता हुआ डाटा नज़र आ रहा है, शिफ्ट लेफ़्ट टू राइट हो रहा हो या राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट हो रहा हो, इनके रनिंग स्टेट में नाम नज़र आ रहा हो, या और कोई हम इसको क्या कहना चाहिए, थोड़ी सी और जो है खूबसूरती क्रिएट करने के लिए आप जो है ना डिफरेंट ऑप्शंस क्रिएट कर लें, डिफरेंट क्या कहना चाहिए डिस्प्ले पैटर्न्स क्रिएट कर लें। तो वो जो पैटर्न्स क्रिएट करने हैं या जो आपने डाटा सेटिंग करनी है कि डिस्प्ले कैसे आना चाहिए, उसको हम कमांड कहते हैं LCD के केस में। सो एक तो वो चीज़ है डाटा जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होना है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको स्क्रीन पे डाटा किस तरह नज़र आना चाहिए, उसको कमांड कहते हैं। सो जो हमारे पास LCD होगी उसकी जो 8 पिन्स हैं हमेशा वही दोनों इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगी माइक्रो प्रोसेसर से, यानी कि जो डाटा डिस्प्ले होना है वो भी उन्हीं पिन्स पे आएगा और उन्हीं पिन्स पे ये वाली इंफॉर्मेशन भी आएगी कि डाटा डिस्प्ले कैसे होना चाहिए। अब काम क्या होता है, अगर आपको याद हो मैंने ये जो पिन्स डिफाइन की थी, ये जो मैंने आपको टेबल दिखाया था इसमें एक अदद पिन थी जिसका नाम था RS पिन, RS रजिस्टर सेलेक्ट पिन। इस पिन का काम ये होता है कि इसने इन दोनों डाटा टाइप्स में से सिलेक्शन करनी होती है कि जो माइक्रो प्रोसेसर से डाटा आ रहा है क्या वो सिंपल डाटा टू बी डिस्प्लेड है। अगर वो डाटा टू बी डिस्प्लेड है तो उसको डाटा रैम में भेज दो या डाटा रजिस्टर में भेज दो। अगर वो डाटा टू बी डिस्प्लेड नहीं है, रादर कोई इन्फॉर्मेशन है ऐसी जिसको कमांड कहना चाहिए, कंट्रोल कहना चाहिए, तो उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भेज देना चाहिए। तो वो वाली सिलेक्शन के जो डाटा आ रहा है माइक्रो प्रोसेसर से वो कमांड होगी या वो डाटा होगा, वो इस पिन की वैल्यू से पता चलता है। अगर इस पिन पे 0 सेट होगा तो इसका मतलब है जो डाटा अब आएगा पिन पे वो इंस्ट्रक्शन होगी, उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर कराया जाएगा। और जो अगर आपने डाटा जो कि डिस्प्ले स्क्रीन पे लेके जाना है अगर वो भेजना है तो RS पिन को 1 सेट करें और फिर उसके बाद आप डाटा बस पे डाटा भेजें तो वो DD रैम के थ्रू स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, और यहाँ से कोई चीज़ डिस्कस करने वाली ओके एक जो चीज़ है कोडिंग करते हुए वैसे तो इस लास्ट जो चीज़ है, बल्कि जो आज सारा जो चीज़ हमने डिस्कस की इतना आपकी कोडिंग से कंसर्न नहीं होगा आज की लैब में, लेकिन इस चीज़ का कंसर्न आपके प्रोजेक्ट से ज़रूर होगा, स्पेशली वो लोग जिनके प्रोजेक्ट्स में LCDs यूज़ होंगी। ठीक है, इसलिए ये मैंने चीज़ आज डिटेल में डिस्कस कर ली है ताकि जब आपको प्रोजेक्ट असाइन हो तो आपके दिमाग के किसी कोने में शायद कुछ जिक्र हो इन चीज़ों का, आप उनको रिकॉल कर सकें। अच्छा, एक कोडिंग करते हुए एक और जो चीज़ यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं बिजी फ्लैग। बिजी फ्लैग का क्या मतलब है, LCD की जो पिन होती है एक डाटा बस की पिन नंबर 7 D7 जो है उसको बिजी फ्लैग या एक इंडिकेटर पिन के तौर पे यूज़ किया जाता है। इंडिकेटर ये पिन क्या करती है, जब कोई डाटा माइक्रो कंट्रोलर 8086 भेजता है LCD को तो वो डाटा प्रॉपरली उसके रजिस्टर में सेव होना चाहिए। ठीक है, सेव होना चाहिए ताकि उसके अगेंस्ट LCD कोई फंक्शनिंग परफॉर्म कर सके। सो जब LCD डाटा माइक्रो प्रोसेसर से पिक करके अपने किसी रिस्पेक्टिव रजिस्टर में स्टोर कर रही थी, उस ड्यूरेशन में ये जो बिजी फ्लैग वाली जो पिन है उसको सेट टू 1 कर दिया जाता है। सेट टू 1 बिजी फ्लैग इज इक्वल टू 1 कर दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि अभी LCD बिजी है, वो फर्दर कोई डाटा रिसीव नहीं कर सकती, और जब तक ये पिन सेट टू 1 रहती है तब तक फर्दर कोई डाटा किसी भी इंस्ट्रक्शन या डाटा रजिस्टर में स्टोर नहीं किया जाता। जब ये फ्लैग बिट जो है वो क्लियर हो जाती है यानी कि सेट टू 0 हो जाती है, तब नेक्स्ट जो भी 8 बिट का डाटा होगा वो माइक्रो प्रोसेसर से रिसीव करके LCD में स्टोर किया जाएगा और उसके अगेंस्ट प्रोसेसिंग की जाएगी। ओके, ये जर्नल चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए
LCD इंटरफेसिंग, जनरल LCD इंटरफेसिंग के लिए। अब मैं आ जाती हूँ आपकी जो कंट्रोलर जो है, सॉरी जो ट्रेनर किट है उसके ऊपर। ये मैंने मैनुअल डाउनलोड किया है, ये मैं आप लोगों को भी शेयर कर दूंगी आज, और इसमें कोड्स भी लिखे हुए हैं। अच्छा, इसको आप एक दफ़ा टाइम मिलेगा तो देख लीजिएगा। इसमें मैंने आपको आई थिंक लास्ट वीक भी बताया था लैब में कि हमारे पास ऑप्शन होती है इस किट को यूज़ करते हुए कि आप चाहें तो असम्बली का कोड भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट 3 लैब्स में किया था, या दूसरी ऑप्शन ये है जो कि इजी ऑप्शन है कि हम सी का कोड लिख लें। सो हमने इजी वे चूज़ किया था। हमने जो नेक्स्ट ये जो 3 लैब्स हो रही हैं प्रोसेसर की, इसमें हम सी का कोड लिख रहे हैं। तो असम्बली का कोड जो है वो वाला वर्जन भी इस मैनुअल में अवेलेबल है और सी कोड भी अवेलेबल है, आप चाहें तो दोनों रीड कर सकते हैं आराम से। मैं एक दफ़ा फिर से ज़रा देख लूँ मैंने जो चीज़ डिस्कस करनी थी। ओके, अगेन जो फिज़िकल डाटा, ये जो LCD हमारे पास लगी हुई है ट्रेनर किट पे, वो 16x2 LCD मॉड्यूल है, और उसमें जो हमारे पास करैक्टर की कंस्ट्रक्शन है या उसकी जो रेजोल्यूशन है वो 5x7 डॉट्स के थ्रू क्रिएट की जाती है। पिन कनेक्शन, अब ये 14 पिन वाली चुके है, तो इसमें ये 14 पिन के जो सिग्नल्स हैं वो डिफाइन है इधर। नेक्स्ट मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ अब इंस्ट्रक्शंस पे, कि आप डाटा तो सिंपल मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास आस्की टेबल है उसमें से कोई भी आप करैक्टर पिक करके उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो दूसरी चीज़ थी इंस्ट्रक्शन या कमांड, उससे क्या मुराद होती है। अब उसमें हम डिफरेंट, जी मैम वो जो पिंस थे वो आपने कहा था कि एक्चुअली तो 16 होंगे ना, यहाँ पे जी 14 16 है। इधर ओके 14 इसलिए लिखी हुई है, इस 14 क्योंकि ये जनरल है। जो 15 और 16 है वो सिर्फ हम ना टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास मुझे एक LCD मॉड्यूल ला के दे दिया जाता है और मुझसे कोई स्टूडेंट कहता है कि जी मुझे ये चेक करके बता दें कि जी ये LCD वर्क कर सकती है कि नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, पिन नंबर 15 और 16 पे जो एनोड और कैथोड कनेक्शन लिखा होगा उसके ऊपर ना 2.5 वोल्ट अप्लाई करके देख लूँगी, या 2 वोल्ट अप्लाई करके देख लूँगी कि जी LCD के अंदर कोई लाइट ऑन हो रही है या नहीं। तो वो आपको साइड पे ना नज़र आएगी, एक LED का कनेक्शन बना होता है, एक छोटा सा कनेक्शन बना होता है, वहाँ पर एक LED लगी है, वो ब्लिंक हो जाती है बस। तो वो वाला कनेक्शन चूँकि सिर्फ उसकी टेस्टिंग के लिए है या बैक एंड LED के लिए है, तो इसलिए उसको नॉर्मली यहाँ मेंशन नहीं किया जाता। ओके ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, अब जो हम डाटा भेजते हैं प्रोसेसर से LCD पे, वो 8 बिट का डाटा ही होगा। हम उसे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, हम उसे डेसिमल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, हम उसे बाइनरी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब आपके पास एक जनरल इंस्ट्रक्शन में और डाटा में डिफरेंस कहाँ से आता है। जनरली हमारे पास जो 8 बिट का डाटा है ना, उसमें वैल्यूज तो फिक्स ही होती हैं, यानी कि आपके पास ऑप्शंस जो हैं 2⁸ की ऑप्शन है कि इतने ऑल्टरनेटिव्स आप क्रिएट कर सकते हैं, और उससे अगर डाटा होगा तो कोई करैक्टर बन जाएगा, और अगर सेम वैल्यू का आप इंस्ट्रक्शन पास करेंगे तो उस इंस्ट्रक्शन का डिफरेंट मीनिंग होगा। मैंने अक्सर आपको बताया है कि जी हेक्साडेसिमल वैल्यू 30 जो है वो करैक्टर 0 के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही वैल्यू 30 की लिख के उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेव करूंगी तो उसकी ट्रांसलेशन डिफरेंट हो जाएगी। अब वो करैक्टर 0 के तौर पे इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा, रादर इंस्ट्रक्शन 30 के तौर पे उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। सो
हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जिनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। वो वैल्यूज़ कहाँ से पता चलेंगी? ये टेबल है आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा आपको रीड करके बताती हूँ कि एक्चुअली इसमें क्या लिखा हुआ है। आपको ये नज़र आ रहा है D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, ये आपको सीक्वेंस, और फिर रीड राइट सिग्नल और RS सिग्नल, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं? यस मैम। इसमें अगर आप ये वाला कॉलम देखें, RS वाला, फिलहाल जितना आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये थ्रू आउट जो है, ये वाला कॉलम जो है 0 है। थ्रू आउट RS वाला जो सिग्नल है वो उसकी वैल्यू 0 लिखी हुई है। इस 0 सिग्नल का मतलब है कि रजिस्टर सेलेक्ट के थ्रू मैंने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सेलेक्ट किया हुआ है। इनके माइक्रो कंट्रोलर ने RS पिन पे ऐसा सिग्नल भेजा हुआ है जिसका मतलब है कि इस टाइम पे जो भी डाटा जाएगा वो हर सूरत इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होगा। देन नेक्स्ट जो कॉलम है रीड राइट का, उसमें भी 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अभी सारा का सारा जो डाटा है वो राइट हो रहा है LCD में, रीड नहीं होगा। रीड वाली ऑप्शन हम जनरली यूज़ ही नहीं करते, ओके। रीड वाली ऑप्शन जनरली यूज़ ही नहीं होती। बहुत कोई स्पेसिफिक कोई केस होता है या हो सकता है जिसमें हम इसको रीड अनेबल करके डाटा रीड करते हैं। जनरली ये राइट ही सिग्नल होता है। सो आपको ये दो वैल्यूज़ तो हर सूरत 0 नज़र आएंगी। बाकी अब ये डाटा की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो मैं रीड करके आपको बताती हूँ कि डिफरेंट वैल्यूज़ पास करें तो क्या क्या रिज़ल्ट हो सकता है। जस्ट लाइक पहली जो वैल्यू है, पहली वैल्यू को मैं यहाँ से काउंट कर रही हूँ। दिस इज़ 00000001। हेक्साडेसिमल में 01 लिख सकती हूँ अगर मैं इस वाली वैल्यू को, ये जो ये लिखी हुई है दिस इज़ हेक्साडेसिमल 01, और अगर मैं डेसिमल में लिखूँगी तो सिंपली इसको भी मैं 1 लिखूँगी। और इस 1 का मतलब क्या होगा कि ये इंस्ट्रक्शन जो है इसका मतलब है कि जो इंटायर डिस्प्ले है, यानी कि आपके पास 16x2 की जो LCD है उसकी जो पूरी 2 की 2 लाइंस और उसमें जो हर लाइन में जो करैक्टर है उसके सारे डिस्प्ले को क्लियर कर दो, ठीक है। अगर मैं 01 वैल्यू भेजती हूँ माइक्रो प्रोसेसर से LCD को विद RS0 एंड राइट अनेबल, राइट को मैं राइट कर रही हूँ डाटा और RS यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेलेक्ट कर रही हूँ, तो ये 01 जाके जब सेव होगा और एग्जीक्यूट जब होगा तो ये क्या करेगा, स्क्रीन पे अगर कुछ भी डिस्प्ले हो रहा होगा तो उसको ख़त्म करके ब्लैंक स्क्रीन शो कर देगा, ओके। और इसकी ये लास्ट में आपको एक मिनट बेटे, मैं आपका क्वेश्चन सुन, लास्ट में ये जो एक्सट्रीम राइट कॉलम है इसमें उन्होंने एग्जीक्यूशन टाइम भी मेंशन किया हुआ है। एग्जीक्यूशन टाइम, कितना टाइम रिक्वायर होता है इस एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में। दिस इज़ 1.64 मिली सेकेंड्स, यानी कि आपको इंटायर डाटा या डिस्प्ले को क्लियर करने के लिए 1.64 मिली सेकेंड्स रिक्वायर होते हैं। ये वो टाइम होगा जिसमें आपको बिजी फ्लैग एक्टिव नज़र आएगा, यानी कि 1 नज़र आएगा। जब 1.64 मिली सेकेंड का टाइम गुजर जाएगा तो बिजी फ्लैग 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या डाटा LCD रिसीव कर सकेगी। हाँ जी, आप बोलें बेटे। मैम वो जो कैलकुलेटर में हम AC का जो बटन दबाते हैं जिससे 0 हो जाता है, तो वो यही फंक्शन करता है? हाँ, आप कह सकते हैं समहाउ ये फंक्शन करता है, समहाउ नॉट एग्जैक्टली। वो पावर वाला जो बटन है ना, नहीं पावर वाला बटन भी वैसे ये नहीं है। कोई ऐसा ऑप्शन आप जिसमें कह लें जिसमें आपको लाइक जिसमें आप कहते हैं ना कि आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, वर्ड में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लें, वो जो ब्लैंक चीज़ है ना वो ये चीज़ है क्लियर डिस्प्ले वाली, कि आपको उधर कुछ भी नहीं नज़र आएगा। कैलकुलेटर के वो AC बटन प्रेस करें तो उससे 0 स्टिल डिस्प्ले हो रहा होता है या कर्सर नज़र आ रहा होता है आपको, ठीक है। तो ये वो चीज़ नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो वैल्यू है, अब मैं ये वैल्यू रीड कर रही हूँ। ये वैल्यू लिखी हुई है 02 X का मतलब आई थिंक डोंट केयर है।
इसमें आप जो मर्जी वैल्यू लिख दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 02 वैल्यू है, ये जो अस्टेरिक बना हुआ है इसका मतलब है डोंट केयर है, इधर आप 0 लिख दें इधर आप 1 लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 02 ये वैल्यू है, 02 वैल्यू का मतलब है रिटर्न डिस्प्ले बीइंग शिफ्टेड टू ओरिजिनल पोजीशन। इसका मतलब जो कर्सर है ना, कर्सर उसको पहली लोकेशन पे ले जाओ, कर्सर को पहली लोकेशन पे ले जाओ, जिस लाइन में कर्सर था उसको लाइन से मूव करके कर्सर को पहली जो उस लाइन की पहली लोकेशन है वहां पर ले जाएं। ओके ओके मैम। मैम जो डोंट केयर है उसमें अगर 0 या 1 आ जाए तो उसमें उसी के उसे हिसाब कोई से x का हाँ, नहीं डिफरेंट नहीं नहीं नंबर। नहीं 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 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 लिखने 1 लिखने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैम वो हेक्स का डिफरेंट नंबर बन जाएगा ना अगर 4 के पेयर्स आप इसको बनाएंगे। जी जी आप इसको 02 लिख लें या 03 लिख लें, काम यही होगा, बैक टू ओरिजिनल लोकेशन ही होगा, ठीक है। 02 या 03 के केस में, दोनों केस में सेम चीज़ एग्जीक्यूट होगी इंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट जो है ये जो है इसमें ये क्या चीज़ लिखी हुई है, दिस इज़ 1 एट D2, D2 पे 1 लिखा हुआ है, D1 में I या D लिखा हुआ है और D0 में S लिखा हुआ है। अच्छा इसका मतलब क्या है, आपने इसमें अगर आप यहाँ पर 1 लिखेंगे तो आपका कर्सर जो है नेक्स्ट लोकेशन में मूव होगा, यानी कि इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंट में जाएगा, जिस लोकेशन पे होगा उससे नेक्स्ट लोकेशन पे कर्सर जा सकता है। और या फिर अगर आपने एस में कोई वैल्यू दी है तो उसमें आप स्पेसिफिक शिफ्ट्स क्रिएट कर सकते हैं कर्सर में, ठीक है। आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं उसको, डिक्रीमेंट यानी कि कर्सर को आगे भी लेके जा सकते हैं, कर्सर को पीछे भी लेके जा सकते हैं, और कितना इंक्रीमेंट देना है वो भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैम ये एंट्री समझ नहीं आई। फॉर एग्जांपल आप टाइप कर रहे हैं, जिस तरह आप टाइप कर रहे हैं आपने 3 स्पेसेस दे के फिर नेक्स्ट कोई चीज़ लिखनी है, ठीक है। ठीक है। ठीक है तो 3 स्पेस देने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं इधर से जो है D1 पे I यानी कि 1 की वैल्यू सेट करूँगी, इंक्रीमेंट करूँगी ताकि वो फर्दर अगली लोकेशन पे कर्सर जा सके, और फिर मैं S की वैल्यू सेट कर दूँगी। S की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। 0 या 1 के केस में आपके पास स्पेसिफिक होता है कि जी ये शिफ्ट 1 यूनिट कर सकता है या 2 यूनिट शिफ्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सिंगल डिजिट है ना, सिंगल बिट है, तो उसकी 2 ही ऑप्शन हो सकती हैं, या 1 यूनिट आगे जाओ या 2 यूनिट आगे जाओ, बस इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते आप एक उसमें एक इंस्ट्रक्शन में। मैम D0 गैप होगा तो क्या होगा? D0 होगा तो बेटे बैक पे चला जाएगा, यानी कि अगर आपने अपना नेम आपने लिखा है टाइप किया NAME, तो कर्सर को E के नेक्स्ट लोकेशन, E के बाद नेक्स्ट लोकेशन पे पॉइंट करना चाहिए, उधर ब्लिंक कर रहे होना चाहिए। अगर आप D को 0 लिख देंगे तो वापस E पे चला जाएगा, और आप जो नेक्स्ट डाटा डिस्प्ले यानी कि जो कैरेक्टर लिखेंगे वो E पे ओवरराइट हो जाएगा। मैम नेक्स्ट में लेके जाने के लिए हमें दोनों 1 1 देने पड़ेंगे क्या? जी जी दोनों को 1 1 देना पड़ेगा। और एस को फिर हम लोग अगर 1 स्पेस आगे लेके जाना है तो फिर उस लिहाज से 0 या 1 देंगे, अगर 2 स्पेस लेके जाना है तो फिर उस लिहाज से। यस आई थिंक सो। इसकी ठीक है। डिस्क्रिप्शन गिवन होगी यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर ये गिवन है, ये इसकी डिटेल इन कैरेक्टर्स की। ओके सॉरी, जो ये जो शिफ्ट है इसका मतलब है कि आप जो मैं आपको कहती थी ना मूविंग स्टेट में आप लेके जा रहे हैं, यानी कि डाटा जो डिस्प्ले हो रहा है वो मूव होता हुआ आपको नजर आ रहा है। यस। उस चीज़ को अनेबल करने के लिए शिफ्ट को हम 1 देंगे, एस को 1 देंगे। अगर हम चाहते हैं स्टैटिक मुझे एक डाटा नज़र आता रहे कि मैं टाइप कर रही हूँ, सिंपल टाइपिंग कर रही हूँ, नेक्स्ट लोकेशन पे अब एक चीज़ आ रही है, कर्सर जो है ना नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहा है,
तो इंक्रीमेंट करूँगी और शिफ्ट को मैं 0 रखूँगी। अगर मैं शिफ्ट को 1 कर दूँगी तो वो मुझे डाटा शिफ्ट होता हुआ या लेफ्ट शिफ्ट होता हुआ या राइट शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा। Okay. अच्छा, इसी तरह ये नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑन ऑफ कंट्रोल, यानी डिस्प्ले को आप ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, कर्सर को साथ ऑन करना चाहते हैं या ऑफ रखना चाहते हैं, या कर्सर आपको ब्लिंक होता हुआ यानी कि ऑन एज वेल एज ब्लिंक होता हुआ नज़र आए या ना नज़र आए, ये चीज़ इधर से कंट्रोल होगी। कैसे? ये है डाटा, उसके लिए वैल्यू 0 0 0 0 0 और फिर है जी 1, ये 1 मस्ट होना चाहिए। और डी से बताएंगे, डी अगर आप 0 रखेंगे तो इसका मतलब डिस्प्ले आप ऑफ रख रहे हैं, बाकी जो भी वैल्यूज़ होंगी फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डिस्प्ले ऑन करेंगे तो फिर कर्सर नज़र आ सकता है, कर्सर को 1 रखेंगे तब कर्सर नज़र आएगा, बी को 1 रखेंगे तो कर्सर आपको ऑन होकर ब्लिंक होता हुआ भी नज़र आएगा। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप कैसा जो आपके पास डिस्प्ले है उसको कैसे ऑल्टर कर सकते हैं। ओके, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कमांड्स या इंस्ट्रक्शन, जिसके थ्रू आप स्क्रीन पे नज़र आने वाला डाटा कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आई होप कि आप लोग रीड कर लेंगे अब इस तरह, ये डिटेल इसकी ये नीचे लिखी हुई है। अब आ जाते हैं हम जनरल वर्किंग पे कि आपने एलसीडी यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको कोड कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, कोड कैसे लिखना चाहिए? कोड इसको कहा जाता है एलसीडी का इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस। यानी कि ये नहीं होता कि आपने कोड शुरू किया, वॉइड मेन लिखा और ठक से आपने डाटा मेंशन किया, जी करेक्टर ए डिस्प्ले कर दो, करेक्टर बी डिस्प्ले कर दो। नो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपने क्या करना होता है, सबसे पहले एलसीडी को प्रॉपरली इनिशियलाइज कराना होता है। प्रॉपरली इनिशियलाइज कराने का मतलब ये होता है कि आपने उसको बताना है कि उसने डिस्प्ले कैसे कैसे क्रिएट करना है, जो आप डाटा भेजेंगे वो किस तरह, यानी कि कहाँ कहाँ डिस्प्ले होगा। क्या वो फर्स्ट लाइन फर्स्ट लोकेशन से डिस्प्ले होना शुरू होगा, फिर उसके साथ कर्सर डिस्प्ले होगा कि नहीं होगा, कर्सर डिस्प्ले होगा तो वो ऑन हमें नज़र आएगा कि नहीं ऑन नज़र आएगा, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। ठीक है, ये इस चीज़ को इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कहा जाता है। जब ये इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस पूरा हो जाता है फिर उसके बाद आप डाटा सेंड कर सकते हैं डिस्प्ले कराने के लिए एलसीडी पे। सो यहाँ पर ये जो आपको फ्लो चार्ट सॉर्ट ऑफ नज़र आ रहा है, इसको इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कहा जाता है। ये वो इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस है जो कि हमारे ट्रेनर किट पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस में जब भी आप एलसीडी का प्रोग्राम ऑन रन करते हैं ना, जिस तरह मैंने आपको रन करना बताया था, वो जो मैंने आपको वीडियोज़ एक आध शेयर की हैं, जब उसमें हम एलसीडी का वो जो फाइल है जब उसको सेलेक्ट करते हैं और उसको रन पे यानी कि गो पे लेके जाते हैं, तो सबसे पहले ना वो एलसीडी को पावर ऑन किया जाता है। फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा वेट किया जाता है, कुछ जो है ना आप कह लें मिली सेकेंड्स का, टिल के जो उसकी वोल्टेज लेवल है वो ऑलमोस्ट 4.5 तक मेंटेन हो जाएगी। क्योंकि हमें 5 वोल्ट चाहिए होते हैं तो उसमें टॉलरेंस है 4.5 तक ही। 4.5 मिनिमम अचीव हो जाए तो उसके बाद एलसीडी प्रॉपर वर्क कर सकती है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है राइट किया जाता है हेक्साडेसिमल वैल्यू 38 की अब वैल्यू जो है वो आपने यहाँ से रीड करनी है इस टेबल से। थ्री एट की वैल्यू यहाँ बनती है, राइट, यहाँ से ये 3 की वैल्यू स्टार्ट हुई है। उसके बाद आपने ये वाली वैल्यू सेट करनी है कि उससे आपको पता चलेगा कि आप क्या जो है ना डाटा वो डिस्प्ले पे लेके जाना चाह रहे हैं। इस टेबल से आपने रीड करना है कि 38 क्या वैल्यू है। सबसे पहले 38 राइट किया जाता है। ये जो स्टैटिक 1 लिखा हुआ इसका मतलब है ये वंस सिर्फ एक दफ़ा राइट किया जाता है और फिर उसके बाद 40 माइक्रोसेकंड का डिले क्रिएट किया जाता है। खुद से प्रोग्राम में कोड में लिखा हुआ होगा कि जी सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 38 की वैल्यू सेंड करे और उसके बाद 40 माइक्रोसेकंड का डिले क्रिएट करे। नेक्स्ट जो है मैम ये 38 क्या फंक्शन करेगा, ये दोबारा बता दे, समझ नहीं है। बेटे
इसका मतलब होता है डिस्प्ले ऑन, डिस्प्ले क्लियर एंड डिस्प्ले ऑन विद जो कर्सर है वो पहली लोकेशन पे ऑन हो जाता है। ओके, बैक एंड पे सबसे पहले डिस्प्ले क्लियर होगा, जो मेमोरी जो है वो क्लियर होती है, डिस्प्ले ऑन होता है और कर्सर पहली लोकेशन पे नजर आता है। ओके, फिर उसके बाद 0E की वैल्यू है, फिर उसके बाद ये साथ साथ उन्होंने टाइम मेंशन किया हुआ है कि इतनी टाइम के लिए फिर माइक्रो प्रोसेसर वेट करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये डाटा भेजेगा, नेक्स्ट ये डाटा भेजेगा, और वो सारा जो है ना इन्होंने सारा का सारा आपको जो है ना सीक्वेंस मेंशन किया हुआ है। और आखिर ये देखें लास्ट जो वैल्यूज़ है ना, राइट ADD ये एड्रेस यहाँ पर मेंशन करें, इंटू 2 ये 2 दफ़ा ये वाली जो वैल्यू है ये सेंड की जाती है। ये एक रिक्वायर्ड आप कह लें सीक्वेंस है जो एलसीडी की इनिशियलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये एज इट इज़ एग्जीक्यूट होता है हमेशा। सो इनिशियलाइजेशन सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन का कोड आपके लिए कॉमन होता है हमेशा। सबसे पहले एलसीडी को इनिशियलाइज कराया जाता है, एलसीडी को इनिशियलाइज कराने के बाद उस पर जो भी डाटा आपने भेजना है वो डाटा भेजा जाता है विद डिलेज, कुछ डिले के बाद डाटा भेजा जाता है, और वो डिले मिनिमम जो है 40 माइक्रोसेकंड का डिले ज़रूर होता है। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 40 माइक्रोसेकंड जनरली जो है ना इतना वेट क्रिएट किया जा रहा है हर जगह, तो इतना मिनिमम वेट रिक्वायर होता है दो डाटा को भी भेजने में, ताकि कोड प्रॉपरली डिस्प्ले हो सके। अच्छा, उसके बाद ये जो मैनुअल है इसमें ये तो चलें वही करेक्टर टेबल हो गया जो CG रोम में होना चाहिए। ये सारे करेक्टर्स बने हुए हैं, आप इनमें से किसी भी करेक्टर का जो है वो आस्की वैल्यू कोड में लिखेंगे, तो जब वो DD रैम में ये आस्की वैल्यू जाएगी तो CG रोम के थ्रू ऑटोमेटिकली इस टेबल से वो करेक्टर पिक करके डिस्प्ले स्क्रीन पे भेज दिया जाएगा। मैम ये इसकी LCD वीडियो का नहीं अपलोड किया आपने? नहीं बेटे, इसमें वीडियो अपलोड करने का इसलिए कोई फ़ायदा नहीं कि इसमें कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके कि मैं LCD वाला एक वो जो C कोड है वो सेलेक्ट करके उसको रन एंड गो कर दूंगी बस। ठीक है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अपलोड नहीं की वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने कुछ भी नहीं क्रिएट किया था। जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स वाला कोड रन करके दिखाया था, बस वैसे ही कोड सिर्फ रन करना है। ठीक है, एडिटिंग जो करनी है वो एडिटिंग भी मैं आपको बता देती हूँ आपने कहाँ पे एडिटिंग करनी है, ये कैसे एडिटिंग करनी है। ठीक है, ये इसका जर्नल इसमें एक्चुअली मैं मैनुअल इंशाल्लाह आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ, अभी थोड़ी देर में वैसे शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर ये सारे इसके ना कनेक्शंस भी बने हुए हैं जी। मैम अगर हमने कोई कैरेक्टर रीड करवाना है तो हम उसको कमांड मोड में नहीं रखेंगे ना, हम उसको डेटा मोड में रखेंगे। डाटा मोड में रखेंगे। अभी तक जो मैंने सारी आपको कहानी सुनाई है ना उसमें RS 0 था, इसके बाद RS को हम 1 करते हैं। ठीक है, RS 1 करते हैं, फिर राइट अनेबल करके राइट के सिग्नल को जो है 0 सेट करके फिर हम डाटा भेजते हैं, तो वो डिस्प्ले DD रैम या डाटा रजिस्टर में जाके स्टोर होता है और वहाँ से फिर वो स्क्रीन पे जाता है। होगा क्या सीक्वेंस, लाइक मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास जो ना 16x2 की LCD है ना, तो मैं ऐसा करती हूँ कि ना अल्फ़ाबेट्स डिस्प्ले कराती हूँ, ABCD लिखना शुरू करती हूँ स्क्रीन पे। पहले 16 कैरेक्टर्स पहली लाइन में आनी चाहिए, दूसरे 16 कैरेक्टर्स जो है ना दूसरी लाइन में आने चाहिए। तो जब मैं कोड लिखूंगी इसके लिए तो मैं क्या करूँगी, पहले इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस वाला ये जो कोड है यही सारी हेक्साडेसिमल वैल्यूज दूंगी, और उसके बाद उनके जो स्पेसिफिक वेट्स लिखे हुए वो लूँगी, वो लिख के उसके बाद मैं ना डाटा भेजना शुरू करूँगी। RS को 1 करूँगी और फिर जो है सबसे पहले करेक्टर 1 की आस्की वैल्यू भेजूंगी, फिर वेट करूँगी, फिर करेक्टर B की आस्की वैल्यू भेजूंगी, फिर वेट करूँगी, करेक्टर C की आस्की वैल्यू भेजूंगी, फिर वेट करूँगी। इस तरह मैं इस तरह भेजूंगी। जब मैंने पहली लाइन से दूसरी लाइन पे आना है ना, फिर मुझे दोबारा से कमांड भेजनी पड़ेगी। अब जो डिस्प्ले है वो पहली लाइन से निकाल के उसको दूसरी लाइन में लेके आओ और वहाँ पर करेक्टर डिस्प्ले कराना शुरू हुआ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी ना तो वो डाटा पहली लाइन पे ओवरराइट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो हमें कमांड और डाटा दोनों को प्रॉपरली सीक्वेंस में सेट करना पड़ता है ताकि जो है हमारे पास प्रॉपर डाटा डिस्प्ले स्क्रीन पे आ जाए। ओके,
जो नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको दिखानी है वो फिर मैं आ जाती हूँ ताकि आसानी हो। इसी मैनुअल के आखिर में सी के कोड भी लिखे हुए हैं, वो वाले कोड भी जो लास्ट टाइम जो हमने लैब्स की थी उनके भी हैं कोड, और जो आज आपने लैब लास्ट परफॉर्म करनी है 8086 की उसके भी कोड्स लिखे हुए हैं उसमें।
मैम लैब खत्म हो गया क्या? नहीं मैम है ही नहीं, अभी आ गई है। मैम मैं बस अभी कोड समझाना था ना, बाकी तो करवा दिया था ना। जी ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई इशू है तो डिस्कस कर लें। मैं आपको कोड्स और जो ये मैनुअल है वो शेयर कर देती हूँ थोड़ी देर में। अगर कोई बात है तो जल्दी से पूछें ताकि मैं लैब एंड करूँ। मैम एंड कर दूं? ओके गुड। अच्छा, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम जो लैब स्टार्ट करेंगे उनकी उसकी बैकएंड की थ्योरी आपने शायद बिल्कुल भी डिस्कस नहीं की हुई, लेकिन बहरहाल मैं लैब डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगी। और अगेन वही बात कि हम जो मैं आपको लैब डिस्कस करूंगी उसके टास्क भी आपको बता दूंगी, कोडिंग आप लोगों ने करके रख लेनी है। और इंशाल्लाह जब हम ऑन कैंपस आएंगे तो फिर लैब परफॉर्म कर लेंगे। और नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह माइक्रो कंट्रोलर की लैब स्टार्ट करेंगे। ओके, डिफरेंट डिवाइस है। अभी तक जो आपने लैब्स की हैं वो माइक्रो प्रोसेसर की लैब्स हैं। नेक्स्ट हम लैब स्टार्ट करेंगे वो माइक्रो कंट्रोलर्स की लैब होगी। ओके ओके मैम, मैं एक और चीज पूछनी थी, जो लैब नंबर 3 थी उसके मैनुअल आपने अभी तक नहीं मंगवाए? नहीं बेटे, सॉरी फॉर दैट। मैंने अभी तक वो ड्यू टू सम रीज़न टाइम नहीं मिल रहा, वो मैं इसलिए ओपन नहीं कर रही कि फिर वो आगे पीछे सारे हो जाएंगे। ठीक है। और मैं इंशाल्लाह जब चेक करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को फाइल जो है ना वो सेंड कर दूँगी। अभी मैंने सिर्फ आप लोग की अटेंडेंस ही मार्क की है। वो जो लास्ट लैब है उसकी मार्किंग रहती है, वो मार्क करके फिर मैं आप लोगों की जो लैब परफॉर्मेंस के मार्क्स हैं ना वो भी शेयर कर दूँगी आप लोगों को। ठीक है मैम। ओके चलें, आई होप कि और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और अटेंडेंस भी सबने मार्क कर दी होगी। चलो, थैंक यू फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक लैब में डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह मैम। अल्लाह हाफिज़।